नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा और आज मैं रहूंगा आपके साथ आज की बात में, क्योंकि रजत जी इस वक्त वडोदरा में है। वडोदरा में आज पारुल यूनिवर्सिटी की 9th कॉन्वोकेशन सेरेमनी हो रही है और इस दीक्षांत समारोह में रजत जी चीफ गेस्ट के तौर पर स्टूडेंट्स को डिग्रीज सौंपने के लिए गए हैं। समारोह के दौरान स्टूडेंट्स को खादी से बने स्पेशल कॉन्वोकेशन स्कार्फ्स दिए गए। छात्रों ने रजत जी से उनके संघर्ष के बारे में, उनकी कामयाबी के बारे में, फिटनेस के बारे में सवाल किए और रजत जी ने कहा कि सफलता का मूल मंत्र ही संघर्ष है। संघर्ष से घबराना नहीं चाहिए, असफलताओं से हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, खुद पर भरोसा रखें, ईमानदारी से मेहनत करें, सफलता जरूर मिलेगी। रजत जी ने कहा कि फिटनेस के लिए जीवन में संयम और अनुशासन ये जरूरी है। इस कार्यक्रम में टेनिस स्टार सानिया मिर्जा और मैरी कॉम भी मौजूद थी। दीक्षांत समारोह में गुजरात के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हर्ष सांघवी भी पहुंचे। और आइए अब देश दुनिया की खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया में हुए आतंकवादी हमले की। सिडनी के बॉन्डी बीच पर हुए टेरर अटैक में मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 15 हो गई है। 40 से ज्यादा लोग घायल हैं और हैरान करने वाली बात यह है कि सिडनी में बेगुनाह लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग करने वाले आतंकियों की जड़ें भी पाकिस्तान में मिली। पता लगा कि सिडनी के बॉन्डी बीच पर आतंकी हमला करने वाला शख्स साजिद अकरम पाकिस्तान का नागरिक था। साजिद अकरम ने अपने बेटे नवीद अकरम के साथ मिलकर बॉन्डी बीच पर आम निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग करके 15 लोगों को मार डाला। जांच एजेंसियों ने बताया कि साजिद अकरम लाहौर का रहने वाला था। 50 साल का साजिद 1998 में पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया आया था। यह हैवान फिलहाल वर्किंग वीजा पर ऑस्ट्रेलिया में रह रहा था, जबकि उसका 24 साल का बेटा नवीद अकरम ऑस्ट्रेलिया में ही पैदा हुआ था, इसलिए वो ऑस्ट्रेलिया का नागरिक है। बाप बेटे ने मिलकर मौत का खेल खेला। साजिद तो मौके पर ही सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में मारा गया और उसका बेटा नावेद बुरी तरीके से घायल हो गया। वो अभी हॉस्पिटल में है, लेकिन उसका बचना भी मुश्किल है। इस बीच सिडनी पुलिस ने दोनों आतंकवादियों साजिद अकरम और उसके बेटे नावेद अकरम की पूरी कुंडली अब खंगालना शुरू किया और पता चला है कि हमले में पुलिस के हाथों मारा गया दहशतगर्द साजिद अकरम मूलतः लाहौर का रहने वाला था। 1998 में यह स्टूडेंट वीजा पर ऑस्ट्रेलिया गया। ऑस्ट्रेलिया में उसने वेरेना नाम की एक ऑस्ट्रेलियाई महिला से शादी कर ली और फिर ऑस्ट्रेलिया में ही रहने लग गया। साजिद के वीजा को 2001 में पार्टनर वीजा में तब्दील कर दिया गया और उसके बाद से वो रेजिडेंट रिटर्न वीजा पर ऑस्ट्रेलिया में ही रह रहा था। ऑस्ट्रेलिया में ही साजिद का बेटा नावेद अकरम पैदा हुआ, इसलिए उसको पैदाइश से ही ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता मिल गई। 24 साल के नावेद अकरम ने सिडनी के कैम्ब्रेटा हाई स्कूल से शुरुआती पढ़ाई की। फिर इसके बाद नावीद ने सिडनी के अल मुराद इंस्टीट्यूट से मजहबी तालीम ली। नावीद अकरम अपनी मां वरीना से यह कहकर घर से निकला था कि वो अपने पिता साजिद के साथ फिशिंग के लिए बीच पर जा रहा है, लेकिन बॉन्डी बीच पर साजिद और नावीद ने इस भयानक आतंकी हमले को अंजाम दिया। नावीद कल पुलिस की गोली से जख्मी हो गया था, उसकी हालत अभी क्रिटिकल है। इस आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों को आज सिडनी के बॉन्डी बीच पर श्रद्धांजलि दी गई। बीच के पास बने बॉन्डी पवेलियन पर मारे गए लोगों की याद में एक टेम्पररी मेमोरियल बनाया गया है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज, उनकी कैबिनेट के कई मेंबर्स, न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर समेत हजारों लोगों ने आतंकी हमले में मारे गए लोगों को नम आंखों से याद किया। प्रधानमंत्री अल्बनीज ने कल के आतंकी हमले को वहशियाना और दरिंदगी वाली करतूत बताया। अल्बनीज ने कहा कि उनकी सरकार यहूदी समुदाय को सुरक्षा की गारंटी देगी और उनके कम्युनिटी सिक्योरिटी प्रोग्राम को मिलने वाली मदद भी बढ़ाएगी। हालांकि इजरायल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने इस हमले के लिए एंथनी अल्बनीज की नीतियों को ही जिम्मेदार ठहराया। नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने इसी साल 17 अगस्त को चिट्ठी लिखकर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को ऐसे ही हमले की चेतावनी दी थी। दरअसल अगस्त में ऑस्ट्रेलिया ने फिलिस्तीनी राष्ट्र को मान्यता दे दी थी और तब नेतन्याहू ने इस पर एतराज जताते हुए कहा था कि ऐसी नीतियां यहूदियों के खिलाफ नफरत को बढ़ाती हैं। और आज नेतन्याहू ने फिर दोहराया कि सिडनी का हमला अल्बनीज सरकार की नीतियों का नतीजा है। On August 17th, about 4 months ago, I sent Prime Minister 17 अगस्त को करीब 4 महीने पहले मैंने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज को लेटर लिखा था। पाकिस्तान में इमरान खान ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वजीर आजम शहबाज शरीफ के खिलाफ एक नई जंग का ऐलान कर दिया है। इमरान खान के हुक्म पर उनकी पार्टी ने एक संविधान बचाओ गठबंधन बनाया है।
इस गठबंधन में विपक्ष की कई पार्टीज, उनके कई दिग्गज नेता शामिल हैं और अब यह गठबंधन एक बार फिर से इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने की तैयारी कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा सूबे के सीएम और इमरान की पार्टी के नेता सुहेल आफरीदी ने कहा कि इस बार जंग आर पार की होगी। खैबर पख्तूनख्वा में आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की सरकार के खिलाफ बगावत हो चुकी है। इसके अलावा पाकिस्तान के सिंध में भी पाकिस्तान से अलग होने की मांग जोर पकड़ रही है। सिंध के राष्ट्रवादी पाकिस्तान से अलग होकर सिंधु देश बनाने की मांग कर रहे हैं। आज सिंध के दूसरे सबसे बड़े शहर हैदराबाद में सिंधी नेशनलिस्ट के संगठनों ने मिलकर सिंधु देश की आवाज बुलंद की। पाकिस्तान पर सिंध के साथ नाइंसाफी और भेदभाव का इल्जाम लगाया। आज पार्लियामेंट में बीजेपी के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गालियां देने के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा। मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी से माफी की मांग की। असल में कल दिल्ली में कांग्रेस की एक बड़ी रैली हुई थी। इसमें कांग्रेस के सारे बड़े नेता मौजूद थे और इसी पब्लिक मीटिंग में जयपुर महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष मंजू लता मीना और उनके सपोर्टर्स ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए नारे लगाए। एक बार फिर मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे लगाए। कांग्रेस के नेताओं की इस हरकत पर बीजेपी के नेताओं ने नाराजगी जाहिर की। पार्लियामेंट के दोनों सदनों में मुद्दा उठाया। राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस की रैली में कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के सामने प्रधानमंत्री के खिलाफ जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया उससे कांग्रेस पार्टी की सोच जाहिर होती है और इससे पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी मोदी से कितनी नफरत करती है। जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौत की कामना करना बहुत दुखद है। इसके लिए सीधे सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। आज कांग्रेस ने मनरेगा की जगह एक नई योजना लाने पर मोदी सरकार को घेरा। दरअसल मोदी सरकार मनरेगा की जगह एक नया ग्रामीण रोजगार कानून लाने की तैयारी कर रही है। इस बिल की कॉपी लोकसभा सांसदों के बीच सर्कुलेट की जा चुकी है। इस बिल का नाम है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन बिल 2025, जिसे शॉर्ट फॉर्म में विकसित भारत जी राम जी के नाम से जाना जाएगा। आपको बता दूं कि यूपीए सरकार मनरेगा कानून लेकर के आई थी, जिसमें ग्रामीण परिवारों को हर साल 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई थी। जब मोदी सरकार की नई स्कीम जी राम जी के जब ये आएगी तो इसके तहत साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी मिलेगी। मनरेगा के बजट में 90% शेयर केंद्र सरकार का होता था, 10% हिस्सा राज्य सरकार को देना होता था। लेकिन जी राम जी योजना में 60% पैसा केंद्र सरकार देगी और 40% शेयर राज्य सरकारों को वहन करना पड़ेगा। इस बिल को कल लोकसभा में पेश किया जाएगा, लेकिन विपक्ष के नेता इसका विरोध कर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी सरकार अब महात्मा गांधी का नाम भी हटाने की कोशिश कर रही है। आप सोचिए कितने ऑफिस हैं, कितनी स्टेशनरी है, कितनी उसके एलिमेंट्स हैं जिसमें खर्चा होता है। तो इसका फायदा क्या है, किस लिए किया जा रहा है, महात्मा गांधी जी का नाम क्यों हटा रहे हैं? महात्मा गांधी जी तो इस देश के सबसे बड़े नेता इतिहास में, दुनिया में, विश्व में माने जाते हैं। तो उनका नाम हटाने के लिए मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। अब एसआईआर की बात करते हैं। यूपी में एसआईआर की धीमी रफ्तार को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तनाव में है। उत्तर प्रदेश में करीब 4 करोड़ वोटरों का नाम वोटर लिस्ट से हट सकता है। दरअसल यूपी में अब तक करीब 12 करोड़ वोटरों के ही फॉर्म वापस आए हैं और योगी कह रहे हैं कि 25 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में कम से कम 16 करोड़ वोटर तो होने चाहिए। अब तक 12 करोड़ लोगों ने ही एसआईआर के फॉर्म भरे हैं। मतलब 4 करोड़ वोटर कहां गए पता नहीं। यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष पंकज चौधरी के स्वागत समारोह में योगी ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं को मेहनत करके इन मिसिंग 4 करोड़ मतदाताओं का पता लगाना चाहिए। 25 करोड़ की आबादी में मतदाता सूची में नाम होने चाहिए कुल 64%। अब 18 वर्ष से ऊपर का मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, तो ये संख्या होनी चाहिए 16 करोड़। और मतदाता सूची में एसआईआर के बाद जो मतदाता सूची में नाम आए हैं वो कितने आए हैं? 12 करोड़। ये 4 करोड़ का जो गैप है। बीजेपी के नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने अपना कार्यभार आज संभाल लिया और कल उन्हें वर्किंग प्रेसिडेंट बनाए जाने का ऐलान हुआ था। आज दोपहर जैसे ही वो पटना से दिल्ली आए, एयरपोर्ट से लेकर बीजेपी के मुख्यालय तक उनका जबरदस्त वेलकम किया गया। खुद होम मिनिस्टर अमित शाह और आउटगोइंग प्रेसिडेंट जेपी नड्डा ने नितिन नबीन को पार्टी अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाया। उन्हें बधाई देने वाले नेताओं की लाइन लगी हुई थी। एनसीआर की हवा लगातार जहरीली होती जा रही है और हालात ये हो गए हैं
कि नोएडा और गाजियाबाद के प्राइमरी स्कूल्स आज से ऑनलाइन कर दिए गए। मिडिल स्कूल्स हाइब्रिड मोड में चलाने का आदेश दिया गया है। मतलब बच्चों को स्कूल आने की बजाय अब घर पर रहकर ही क्लासेस अटेंड करने के लिए कहा जा रहा है। और आज सबसे ज्यादा खराब हवा ग्रेटर नोएडा की थी। ग्रेटर नोएडा में AQI था 467, जबकि गाजियाबाद में 454, नोएडा में 447 और दिल्ली का AQI भी 437 था।